मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए, आप लोगों के सामने सामाजिक विज्ञान का ये नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का पेपर है। ठीक है, किसका है? नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का। ओके, सामाजिक विज्ञान में ही है। आप लोगों ने देखा है कि इतिहास की मैंने अलग बनाई है और सोशल की अलग, सॉरी भूगोल की अलग, और ये नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की अलग। ठीक है, तो इतना आप इतनी पूरी वीडियो देख लेंगे, आपका 20 नंबर का पूरा ये इसमें से फंस जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। हम आपको ये पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर 7वां लिखा, तो ये नहीं समझना कि 7वां क्वेश्चन 1 से 6 तक गायब कहाँ हो गया। ठीक है, हाँ, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आपको लेकर के आए हैं। ठीक है, आपके लिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वां क्वेश्चन मानिए कि पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। ठीक है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि किसके मध्य? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि किसके मध्य जो है सत्ता में साझेदारी है, तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका का ऑप्शन से। ठीक है, का नंबर सही हो जाएगा, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी प्रकार से पूरा का पूरा पढ़िएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसी सबको लाई हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा, बस आप लोगों का नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। देख लीजिए कितने में आया, 2022 और 23 दोनों में आया। ठीक है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो आप लोग देख रहे हो कौन सा है, तमिल है, ईसाई है, सिंगली है, मुस्लिम है, कौन सा है बताइए। तो श्रीलंका में यानी कि सिंहली बहुसंख्यक वर्ग है। क्या है? सिंहली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी प्रकार से तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 2 हो गया है, आप तीसरा देख लीजिए। हाँ, ये तीसरा का मतलब यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी बताया कि वही क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, नहीं नंबर को देख करके आप लोग भी इधर उधर हो जाइएगा। यानी कि चलिए देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यानी कि पहला। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो 2020 और 21 दोनों में आया था, मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। आप लोग बताइए कहाँ है, यानी कि दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। कौन सा भैया? दिल्ली। दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन के बारे में हम बातचीत करते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर क्या कहता है कि भारतीय संविधान में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, कुल भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं आप लोग जानते हो, 2020 और 23 दोनों में आया था। ठीक है, ये भी तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं भैया, 22 यानी कि 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ख नंबर। ठीक है, यानी कि 22 भाषाएं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसी प्रकार से अगला भी देख लीजिए। हाँ, अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हीं की बातें हो रही है कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किए गए हैं। तो आप लोग जानते हो विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में, राज्यसभा में, किसमें है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी भैया बताइए। 2020 और 23 दोनों में आया था, 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। कब हुआ था
यानी कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना ग नंबर सही हो जाएगा 1992 में हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए भैया, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ठीक है, संघीय राज्य आप लोग जानते हो, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। ठीक है, हाँ, तो भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, आप लोग जानते हो कितने राज्य हैं, 27, 28 या फिर 29, 30, कुछ भी बताइए। 27, 28, 29, 30 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए कितने में 2022, 23, 20, ठीक है, इतने में आया था, है कि नहीं। तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में कितने संघीय राज्य हैं भैया, बताइए आप लोग कितने संघीय राज्य हैं, क्या बताओगे, 28। ओके, ख नंबर आपका सही हो जाएगा, कितने संघीय राज्य हैं या कितने राज्य हैं भारतीय संघ में, 28 राज्य है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि, हाँ देख लीजिए भैया, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए। हाँ, क्या कहता है कि इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। इतना जो दिया हुआ है, यानी कि एनसीईआरटी वेन पे जो 2020 में जो क्वेश्चन आया था, इसकी बात हो रही है कि इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। कांसीराम, साहू महाराज, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। तो कौन है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है, कांसीराम। कौन है भैया, कांसीराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। ठीक है, हाँ देख लीजिए। तो बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आधुनिकता, क्या है आप लोग बताइए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्रांतिकारी लोकतंत्र है। ठीक है, क्या है, क्रांतिकारी लोकतंत्र। ओके, चलिए आप अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, ये देखिए एक क्वेश्चन, इसका मतलब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। आप लोग जानते हो, ठीक है, मत देने का अधिकार कितने वर्ष की आयु में हो जाता है, यानी कि वोट देने का अधिकार। ठीक है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है, 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। 2022 और 23 दोनों में लगातार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देख लीजिए कि भारत में वोट देने का जो अधिकार है, अर्थात मताधिकार की जो आयु है वो कितनी है भैया, 18 वर्ष। कितनी है भैया, 18 वर्ष, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से क्या कह रहा है, अगला भी देख लीजिए, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन भी, जैसा कि इतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को बता रही हूँ, बस हो गया। ठीक है, हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं, क्या आशय है या फिर क्या तात्पर्य है। एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से अर्जित आय होता है। एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय होती है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर आय प्राप्त होता है, या फिर उपर्युक्त सभी। आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। ठीक है, हाँ, प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव अधिकार या मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करता है। ठीक है, कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, UNDP, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आप बताइए, यानी कि UNDP संगठन मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करता है। कौन सा संगठन, ख नंबर सही हो जाएगा, UNDP। ठीक है, कौन सा नंबर सही हो जाएगा, ख नंबर, UNDP। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से देख लीजिए, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। जैसे क्या क्या दिया है, कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी। तो आप लोग बताइए कि
इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है। आप लोग देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय औसत आय भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की आय को ही हम क्या बोलते हैं, औसत आय कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। 2020 में आया था। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो आप लोग क्या बताएंगे कि श्रीलंका देशों में से सॉरी यानी कि श्रीलंका मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीलंका का नंबर कौन सा सही हो जाएगा, का नंबर, ठीक है। चलिए अब अगला भी क्वेश्चन क्या कहता है, अगला भी आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। 2020 में ये भी आया था। निम्नलिखित में से जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस राज्य की हर व्यक्ति यानी कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। हरियाणा की, बिहार की, राजस्थान, मेघालय। तो आप लोग क्या बताएंगे सही ऑप्शन कहाँ का है भैया, हरियाणा, ठीक है। कहाँ का है, हरियाणा का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। ओके, हाँ, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से यानी कि दूसरों से बेहतर है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। कहाँ की है, यानी कि म्यांमार की। ओके, घ नंबर सही हो जाएगा, कहाँ की है, म्यांमार की। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए, मैंने बताया ना कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी वही क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, ठीक है। यानी कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, किसको किसका आधार है। 2022 और 23 में लगातार ये भी क्वेश्चन आया था। स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, उपर्युक्त में से सभी। तो आप लोग जानते हो भैया कि स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, व्यक्तियों की साक्षरता स्तर भी है। इसका मतलब है कि उपर्युक्त सभी में से, ठीक है, उपर्युक्त में से सभी है, ठीक है। यानी कि ये सारे ऑप्शन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसी प्रकार से हम अगले के बारे में देख लेते हैं। ओके, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, ठीक है। विकसित विकासशील की बात आ रही है, विकसित देश की। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, आप लोग देख रहे हैं, ब्राजील, भारत, फ्रांस या फिर बांग्लादेश। क्या आप लोग लगाओगे सही ऑप्शन, बताइए क्या लगाओगे यहाँ पर, ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आप लोग जानते हो कि कौन सा विकसित देश है, इसका मतलब विकसित देश कौन सा है, ग नंबर सही हो जाएगा, फ्रांस। क्या लगाओगे, फ्रांस, ठीक है, क्या लगाओगे, फ्रांस। ओके, चलिए इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कट गया है, फिर भी देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि क्या है, ठीक है। क्या बताएंगे, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि क्या है, या फिर कह सकते हो कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा इसका, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। इसका क्या हो जाएगा अर्थ सही ऑप्शन का नंबर, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना। तो इसका क्या हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। ओके, घ नंबर इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा भैया, घ नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है
कि सेवा क्षेत्र, ठीक है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से कि सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। कौन सा सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। 2022 में लगातार ये क्वेश्चन आ चुका है। या सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। 2022-23 लगातार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसका का नंबर प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा सही सही, यानी कि तृतीयक क्षेत्रक। क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए, दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। ओके, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। ओके, हाँ, 22 में ये भी आया था, यानी कि का नंबर उद्योग, ख कृषि, ग व्यवसाय, और इनमें से घा नंबर कोई नहीं। ठीक है, तो क्या है भैया, इसका देख लीजिए आप, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कृषि। ठीक है, क्या है, भारत में जीविका अगर उसका प्रमुख स्रोत है तो वो क्या है, कृषि है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से क्या कहता है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब बता रही हूँ, ठीक है, फिजूल का नहीं बता रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा इतना। ठीक है, हाँ, क्या कहता है हमारा 22-23 लगातार ये भी आया क्वेश्चन। क्या कहता है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं, या निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो यानी इसमें से क्या हम बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक कृषि क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को ही हम क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्रक। इसका कौन सा नंबर सही हो जाएगा, ख नंबर। ठीक है, कौन सा, ख नंबर। ठीक है, का नंबर। ओके, का नंबर सही हो जाएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देख भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या कहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पहला खनन, दूसरा बर्तन बनाना, ग नंबर भवन का निर्माण, घ नंबर सिलाई करना। तो कौन सा आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, कौन सा आता है भैया, ऑप्शन खनन। कौन सा आता है, खनन आता है। ठीक है, हाँ, खनन गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ओके, चलिए, ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगले के बारे में देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। जानते हो ना करेंसी नोट, आप करेंसी नोट के बारे में जानते हो। ठीक है, चलिए हम बताते हैं, आप लोग नहीं जानते हो। यानी कि भारत में करेंसी नोट को कौन जारी करता है, या फिर आ जाए कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप लोग इसको अच्छे से जानते हो भैया, क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन घ नंबर हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसी प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, कहता है कि सहकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाती हैं। यानी कि 25%, 27%, 30% और 33%। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन कितना होगा, यानी कि 25%। कौन सा सही हो जाएगा इसका, का नंबर 25%। ओके, चलिए, ठीक है, हाँ, तो चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला भी क्वेश्चन है भैया, अगला भी देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। ठीक है, आपका एग्जाम आपके सर पर है, करीब है, तो आप लोग अभी से तैयारी कर दीजिए, लगातार तैयारी ही करते रहिए। ओके, चलिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा कम है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है। यानी कि समृद्ध परिवार, गरीब परिवार, अमीर परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो किसको मिलता है, आप लोग बताइए, किसको मिलता है औपचारिक ऋण सबसे अधिक, अमीर परिवार के लोगों को मिलता है। किसको मिलता है भैया, अमीर परिवार के लोगों को। ठीक है, गा नंबर सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में रुपए के प्रयोग को क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में रुपए के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई है। किसको, भारत में रुपए के प्रयोग को वैधता किस प्रकार से दी गई है या प्रदान की गई है। यानी कि विश्व बैंक के द्वारा,
कानून के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। तो किसके द्वारा प्रदान की गई है, आप लोग अच्छे से जानते हो भैया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख नंबर, कानून के द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है 2023 में आया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, 1960, 1980, 1970, 1950। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1970 गा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला भी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला भी देख लीजिए भैया, ये देख लीजिए। ठीक है, अगला आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2020 में आया है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। विदेशी व्यापार जो होता है वो किनके बीच में होता है, दो देशों के मध्य में, दो प्रदेशों के मध्य में, दो नगरों के मध्य में, दो गांवों के मध्य में। तो जो विदेशी व्यापार होता है वो दो देशों के मध्य में। ठीक है, आयात और निर्यात किया जाता है कि नहीं, एक देश से दूसरे देश में। तो यानी कि विदेशी व्यापार दो देशों के बीच किया जाता है। ओके, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क नंबर। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, उत्पादन या वितरण या विदेशी निवेश या फिर व्यय, क्या बोलते हैं आप, सही बताइए। इसका ऑप्शन देख रहे हैं, इसका उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग नंबर। ठीक है, विदेशी निवेश। ओके, चलिए इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। ठीक है, हाँ हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, लगातार देख लीजिए, 22 में भी आया और 20 में भी आया। ठीक है, हाँ चलिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, अर्थात किस वर्ष की गई। ठीक है, कब की गई थी, 1 जनवरी 1993 में, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990 में, 1 जनवरी 1985 में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख नंबर, 1 जनवरी 1995। ठीक है, लिखा हुआ है आपके सामने, क्या सही हो जाएगा, 1 जनवरी 1995। ठीक है, हाँ चलिए देख लीजिए भैया। अब अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, प्यारे बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हाँ देख लीजिए, चौथा नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, क्या है बताइए, पूंजी, लाभ, सेवाएं या फिर कर। ठीक है, हाँ तो इसका क्या है, उत्पादन का साधन कौन सा है, आप लोग जानते हो क्या है, पूंजी है। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हमारे सामने है, देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए हम पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या है, कहता है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है, कौन सा है, क नंबर, नए कारखानों की स्थापना करना, ख नंबर, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, या फिर स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हाँ तो आप लोग बताइए क्या है इसका सही ऑप्शन, आप लोगों के सामने है, ग नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कि स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। ओके, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कहता है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ठीक है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बताइए आप क्या है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकसित देशों के लोगों के। ठीक है, विकसित देशों के लोगों के, यानी कि ख नंबर इसका सही हो जाएगा। कौन सा नंबर सही होगा, ख नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, हाँ ये लास्ट है, आप लोग देख लीजिए, जितना पढ़ाए हो पूरा इतना पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इतना पूरा पढ़ लोगे तो आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम कौन सा प्रश्न पढ़े जो इम्पोर्टेंट हो। ओके, चलिए अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ था, यानी कि उपभोक्ता जागरूकता, सामाजिक बल, अनैतिक एवं अनुचित व्यवसाय, उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
यानी कि उपरोक्त जागरूकता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त जागरूकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से क्या कह रहा है भैया, अगला भी देख लीजिए। हाँ, अगला क्या कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2022-23 लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था या कब बना था। ठीक है, यानी कि 1982 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1986 में, घ नंबर। ठीक है, 1986 में, राइट। चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला भी क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी प्रकार से। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? या फिर ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है। ठीक है, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, यानी कि अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में, अप्रैल 2007 में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? क नंबर, अक्टूबर 2005 में। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है भैया कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? ठीक है, कौन सा? एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? 2022 में ये भी क्वेश्चन आया था। उपभोग वस्तु यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो इसका आप लोग सही ऑप्शन क्या लगाओगे? खाद्य पदार्थ। क्या लगाओगे? खाद्य पदार्थ, यानी कि घ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर सही हो जाएगा? घ नंबर। ओके, चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लीजिए भैया। लास्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसको देख लीजिए कब मनाया जाता है। 2023 में ये भी क्वेश्चन आया था, यानी कि 5 अप्रैल या फिर 22 फरवरी या फिर 24 नवंबर या फिर 24 दिसंबर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? आप लोग बताइए। 24 दिसंबर। ओके, राष्ट्रीय उपभोक्ता जो अधिकार दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट। चलिए इसी प्रकार से ये आपकी पूरी मतलब सामाजिक विज्ञान के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बहुविकल्पी के लिए 20 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ लीजिएगा, यानी कि इससे बाहर का कहीं नहीं आएगा। ठीक है, हाँ इतना पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसी प्रकार से यानी कि सामाजिक विज्ञान की ये तो अभी बहुविकल्पी क्वेश्चन हुए हैं, इसके बाद हम लघु भी करवाएंगे और दीर्घ के भी क्वेश्चन करवाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए फिर इसी प्रकार से मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, यानी कि नई वीडियो के साथ। और तब तक के लिए